अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता बेनतीजा रही। दोनों देशों के बीच 3 चरण में 14 घंटे तक लंबी बातचीत हुई है। मतभेद के बाद भी दोनों देश बातचीत को जारी रखने के लिए तैयार हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है, यूएस ईरान के बीच बातचीत में कई मुद्दों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक बातचीत आज भी यानी कि रविवार को भी जारी रहेगी। पाकिस्तान में बातचीत का नया मसौदा तैयार हो रहा है। तो 14 घंटे तक 3 अलग अलग चरणों में बातचीत हुई है, लेकिन अभी भी बातचीत का कोई निष्कर्ष निकला नहीं है, कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पाया। और शांति वार्ता के बीच ईरान ने बयान दिया है। ईरान का क्या बयान सामने आया? हम अमेरिका की धोखाधड़ी को नहीं भूले हैं, युद्ध अपराध को कभी माफ नहीं किया जाएगा। वार्ता की सफलता यूएस के रुख पर निर्भर करती है। तो वार्ता से पहले भी ईरान की तरफ से ऐसा ही बयान दिया गया था कि युद्ध अपराध को ईरान नहीं भूला है। एक बार फिर से ईरान की तरफ से ऐसा ही बयान सामने आया है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर। थोड़ी देर के बाद जेडी वांस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अमेरिका और ईरान वार्ता के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ईरान यूएस शांति वार्ता की जानकारी देंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति। तो कल जो बातचीत हुई है शनिवार के दिन इस्लामाबाद में, 14 घंटे तक 3 चरणों में बातचीत, लेकिन अभी भी कोई निष्कर्ष, कोई रिजल्ट इस बातचीत का नहीं निकला है। तो अभी तक की क्या प्रोग्रेस है, इसको लेकर अपडेट करेंगे जेडी वांस। अमेरिका की तरफ से जेडी वांस की तरफ से बताया गया कि हम यहां पर अच्छी नियत के साथ आए हैं। ईरान से कई मुद्दों पर अभी भी हमारी असहमति है, कई मुद्दों पर अभी भी जो बात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन ये जरूर कहा है जेडी वांस की तरफ से कि हमारी जो बातचीत है वो अच्छी हुई है। लेकिन ये कहते हुए नजर आए कि बैड न्यूज ये है कि अभी भी कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। ईरान को अपना बेस्ट ऑफर दे दिया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से यह कहा गया है अमेरिका के साथ बातचीत फेल रही। ईरान और अमेरिका की जो बातचीत है वो फेल रही। ये बहुत बड़ा बयान है जो दिया गया। तो सवाल ही उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा। क्या मिडिल ईस्ट के जो हालात है वो खुद ये बयान अब बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। ईरान से कई मुद्दों पर अभी भी हमारी असहमति। अब सवाल यह है कि आज जैसी चर्चाएं सामने आ रही थी कि आज एक बार फिर से हो सकता है कि बातचीत हो, तो क्या ऐसा होता है? क्या जो असहमति वाले पॉइंट से बिंदु हैं उन पर कोई सहमति बन पाती है? लेकिन जो बातचीत हुई है कल यानी शनिवार को करीब 14 घंटे की, उसको लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति का यह बहुत बड़ा बयान। ईरान कोई समझौता मानने को तैयार ही नहीं है। ईरान को हमने अपना बेस्ट ऑफर दे दिया, यह अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस की तरफ से कहा गया। ईरान अमेरिका के साथ बातचीत फेल रही तो क्या अब सीज फायर टूट जाएगा? क्या 2 हफ्ते का जो ऐलान किया गया था युद्ध विराम का, क्या अब एक बार फिर से विध्वंस देखने को मिलेगा, या फिर अमेरिका और ईरान आगे कोशिश करते हुए नजर आएंगे ताकि जो असहमति है उस पर बातचीत की जाए? तो ईरान कोई समझौता मानने को तैयार नहीं है और जो बातचीत है वो फेल हुई है। तो क्या ये रिजल्ट है, क्या ये निष्कर्ष है, और क्या अब इसके बाद तमाम जो कवायद है वो रुक जाएगी? अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर कई सारे सवाल है। बहुत ही छोटा ब्रीफ जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस की तरफ से मीडिया के सामने एड्रेस में दिया गया, और करीब करीब ये 4 से 5 मिनट का बहुत ही शॉर्ट एड्रेस था। और ये कहा गया कि हमने अपनी तरफ से ईरान को जो बेस्ट हो सकता था वो ऑफर किया, लेकिन अब भी दोनों के बीच में, और ये जरूर ऐड किया कि जो बातचीत हुई है बहुत अच्छी तरीके से हमने बातचीत की है। यानी अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल था, जो मुमकिन हो सकता था वो उसने किया, लेकिन अभी तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो लाइन ऐड की गई है, जो बात कही गई है इस मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जेडी वांस की तरफ से कि अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल हुई है, तो क्या ये आखिरी जो निष्कर्ष है वो इस बातचीत का है, या फिर आगे कोई समझौता बनाने की कोशिश की जाएगी, किसी आपसी सहमति के पॉइंट पर आने की कोशिश की जाएगी? अमेरिका का दल वापस जा रहा। आप देखिए, ये एक और बात जो कि जेडी वांस की तरफ से कही है, यानी कि अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी। ये भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो बातचीत हुई है
वो बेनतीजा रही, वो फेल हुई है। ईरान कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है और हमने जो अपना बेस्ट ऑफर था वो किया। ये बयान कौन दे रहा है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से। और जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो अब पाकिस्तान से वापस जा रहा है, अमेरिका का दल वापस जा रहा है। तो क्या जो 2 हफ्ते का सीजफायर तय किया गया था वो टूटने वाला है? एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है वो शुरू होने वाला है। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ये बुरी खबर जितनी ईरान के लिए है उतनी अमेरिका के लिए नहीं है, क्योंकि ईरान को खामियाजा भुगतना होगा। वार्ता से पहले अमेरिका की तरफ से चेतावनी भी दी गई थी कि अगर हम किसी डील पर नहीं पहुंचते हैं तो फिर ईरान पर और तेज हमले किए जाएंगे। और इसको लेकर WSJ की एक रिपोर्ट में दावा भी किया गया था कि अमेरिका की तरफ से तैनाती बढ़ा दी गई है, सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। मिडिल ईस्ट में तैयारियां की जा रही हैं जंग को लेकर। दूसरी ओर जेडी वेंस यहां पर पहुंचे और नेतृत्व कर रहे थे डेलीगेशन का, तो क्या वो खाली हाथ जाने के लिए तैयार थे? अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जेडी वेंस की तरफ से यह कहा गया कि हम अमेरिका लौट रहे हैं वापस। और अगर ऐसा होता है जहां बातचीत बेनतीजा रही है तो फिर इसके बाद एक बार फिर से हमले होंगे क्या? अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से, जिनकी अगुवाई में ही जो डेलीगेशन है वो पहुंचा हुआ था अमेरिका का ईरान से बातचीत करने के लिए, और उनकी तरफ से कहा गया नंबर 1 ईरान अमेरिका के साथ बातचीत फेल रही, नंबर 2 ईरान कोई समझौता मानने को तैयार नहीं, नंबर 3 अमेरिका से जो बेस्ट पॉसिबल था वो ऑफर ईरान को दिया, नंबर 4 हम अमेरिका वापस जा रहे हैं, नंबर 5 हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, नंबर 6 अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, नंबर 7 ईरान परमाणु हथियार हासिल ना करे। ये जेडी वेंस की तरफ से कहा गया। तो ये कुल मिलाकर कल जो बातचीत हुई है उसका निष्कर्ष है कि आखिरकार किस तरह से जो आशंका थी कि क्या वाकई में, क्योंकि खींचतान इस बातचीत के पहले भी देखने को मिली थी, ईरान की अपनी शर्तें थी, अमेरिका की तरफ से ऐसी शर्तें लगाई गई थी जो शायद ही ईरान के लिए मुमकिन था कि वो उसको मान पाए। फिर चाहे वो पूरी तरह से सेना को लेकर जो बयान दिया गया, मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना हो, परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना हो, ये वो शर्तें थी। और इसके साथ साथ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी जो टकराव है वो देखने को मिल रहा था। तो और इसके अलावा ईरान ये चाहता था कि बातचीत तभी आगे बढ़ पाएगी जब इजराइल और लेबनान के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो खत्म होना चाहिए। परमाणु संवर्धन का जो कार्यक्रम है वो ईरान चाहता था कि वो जारी रखे, और मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी किसी तरह का कोई समझौता ईरान नहीं चाहता था। और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी लगातार ईरान की तरफ से कंट्रोल करने का जो बयान है वो दिया जा रहा था। यानी कुल मिलाकर एक उम्मीद ये थी पूरी दुनिया की कि बातचीत का कोई निष्कर्ष निकलेगा और ये जो शांति है वो स्थायित्व हो पाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, कल भी हम यही बात कर रहे थे कि बहुत कम उम्मीदें हैं कि ये जो बातचीत है वो अपने किसी नतीजे पर पहुंचे, और वही हुआ जो बयान अभी उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस ने दिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहाँ तो इजराइल और बाकी दुनिया में भी लोग बहुत निश्चिंत होकर इस बात से सो रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच हो रही बातचीत के बाद दुनिया में शांति आएगी। लेकिन यहाँ पर जो घटनाक्रम पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ है वो पूरी दुनिया के लिए परेशान करने वाली है कि कई घंटों की बातचीत और मशक्कत के बाद आखिरकार अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ये ऐलान किया है कि ईरान के साथ हुई बातचीत सफल नहीं हो पा रही है, और जिस तरीके से ईरान की तरफ से शर्तों को नहीं माना जा रहा है, जिस तरह से ईरान ये बातचीत के दरमियान अमेरिका की शर्तों के सामने झुकने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो बातचीत से विड्रॉ कर दे और वापस चले जाए। तो ये साफ है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में जो लगातार ये बात बनती हुई दिख रही थी, आखिर में बनते बनते वो टूट गई है। और अमेरिका को किसी भी तरह से परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरह का आश्वासन देने के लिए ईरान तैयार नहीं है, और इसी बात पर आखिरकार अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने यहीं पर बातचीत को खत्म करने का फैसला लिया। मनीष, एक बात बताइए, जेडी वेंस को हम जब सुन रहे थे उन्होंने बहुत सपाट और क्लियर तरीके से बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड की बातचीत फेल हुई है, हम वापस जा रहे हैं। तो क्या ये माने अब आगे ऐसी कोई कोशिश नहीं की जाएगी और आगे सिर्फ और सिर्फ अब हम सैन्य कार्रवाई देखेंगे, या फिर आगे भी कोई उम्मीदें हैं? क्योंकि पूरी दुनिया
अब शांति चाहती, स्थायी शांति। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे क्या होगा फिलहाल तो ये किसी को भी नहीं पता है। बस सबके मन में इसी बात की आशंका है, जिसको लेकर दोनों पक्ष कह रहे थे कि दोनों की सेनाएं तैयार है, और ऐसे में जो सीज फायर 2 हफ्ते के लिए किया गया था, कहीं ऐसा ना हो कि वो सीज फायर अब तत्काल टूटने की बात आ जाए और फिर लड़ाई शुरू हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से बातचीत बनते बनते अटक गई और जेडी वेंस ने वापस जाने का ऐलान कर दिया है, और इससे साफ तौर पर है कि अमेरिका और ईरान एक पेज पर नहीं आ पा रहे हैं और दोनों तरफ से बातचीत हुई, कोशिशें हुई। जेडी वांस वो व्यक्ति है जो व्हाइट हाउस में अकेले इस बात पर भरोसा करते थे कि बातचीत के जरिए ईरान को मनाया जा सकता है, और उन्होंने खुद आकर पाकिस्तान आकर ईरानी डेलीगेशन से बातचीत की, और अब उनका नतीजा ये है कि ईरान के साथ बातचीत करके नहीं मनाया जा सकता। बिल्कुल मनीष, और लौट रहे हैं आपके पास एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, आगे बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये, पहली खबर, ईरान यूएस बातचीत फेल रही है। एक एक कर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दूसरी खबर, ईरान कुछ मानने को तैयार नहीं है, जेडी वेंस ने साफ किया। तीसरी खबर, हम अमेरिका वापस लौट रहे हैं, वापस जा रहे हैं। चौथी खबर, 21 घंटे तक बातचीत हुई लेकिन बातचीत बेनतीजा साबित हुई। पांचवी खबर, हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दिया, जेडी वेंस ने कहा हमारी तरफ से कोशिश की गई। तो पहली खबर यही है कि ईरान यूएस बातचीत बेनतीजा रही, फेल हो गई है। 21 घंटे तक बातचीत रही लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। तो ये 5 खबरें आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि बातचीत बेनतीजा साबित हुई है और वापस लौट रहा है अमेरिकी डेलीगेशन। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, इजराइल के रुख की बात करें तो इजराइल तो खुश होगा, क्योंकि इजराइल तो यही चाह रहा था कि इस बातचीत का कोई भी रिजल्ट ना निकले। देखिए, इसको आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि इजराइल को ये पता था कि ईरान नहीं मानेगा, और इसीलिए इजराइल ये कह रहा था कि इस स्थिति में बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, हमें युद्ध ही करना पड़ेगा। और लेकिन अमेरिका की तरफ से, खास करके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था, जिद की जा रही थी कि नहीं, बातचीत करते हैं, चलो बातचीत करके देखते हैं, इस बातचीत से इसका समाधान निकल सकता है। और वही हुआ कि अमेरिका की तरफ से खुद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए और वो बैठकर उन्होंने कई घंटे की बातचीत की, और अब जाकर वो कह रहे हैं कि बातचीत फेल हो गई है, कोई और उपाय नहीं है, अब हम वापस आते हैं। अब इसके क्या अब बाद क्या होगा ये फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन जो भी है ये अच्छा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं अच्छा हुआ क्योंकि शांति के तहत अगर शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकल जाता तो ये पूरी दुनिया के लिए राहत की बात होती। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि अभी देखना होगा कि ईरान का पक्ष क्या कहता है, और दूसरी बात ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ घंटे पहले जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज से अपने 2 वॉरशिप के गुजरने की बात कही थी और कहा था कि हमने माइंस हटाने के लिए हम ईरान की मदद कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉर्मुज पर पानी में कंट्रोल उन्होंने आपस में कंट्रोल कर लिया है और मौका मिलते ही अब खुद ही विड्रॉ कर गए इस बात से की। तो ये कहीं पूरी बातचीत हॉर्मुज में अपने वॉरशिप को भेजने की कवायद तो नहीं थी। ये बहुत कुछ है जो के लिए स्पष्ट होना बाकी है। ईरान की तरफ से भी सुनना पड़ेगा कि ईरान क्या कह रहा है, कि ऐसी क्या मांग की गई थी। ये तो बात साफ है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं था, और अगर जेडी वांस ये सोचकर आए थे कि जाते समय उन्हें ईरान अपना परमाणु संवर्धित यूरेनियम जो है वो दे देंगे, तो ये तो हरगिज नहीं होने वाला था। लेकिन हाँ, ईरान और अमेरिका के बीच कई घंटे की हुई बातचीत और उस बातचीत का इस तरीके से फेल हो जाना ये अच्छा संकेत नहीं है। रही बात इजराइल की, तो जाहिर है कि इजराइल की अगले कुछ घंटे में ही ये ना कह दे कि अब सही समय है, सीज फायर खत्म करिए और फिर से उस लड़ाई को शुरू कर लीजिए जो लड़ाई 3 दिन से बंद पड़ी हुई है। बिल्कुल मनीष, ठीक कहा आपने, क्योंकि 14 दिन बहुत होते हैं अपनी मिलिट्री पावर को ठीक करने के लिए, और जो वक्त अमेरिका को चाहिए था वो वक्त भी अमेरिका को मिल गया। और देखिए, मनीष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, एक बात बताइए कि क्या ये अमेरिका को भी लग रहा था, अभी आपने इजराइल का भले जिक्र किया हो, लेकिन क्या अमेरिका को पता था कि कुछ खास हासिल नहीं किया जा सकता? जो बयान हमने जेडी वांस का भी यहां पर देखा, और यही वजह है कि एक तरफ सीज फायर था, एक तरफ बातचीत का जो रास्ता है वो खोला गया था, और दूसरी तरफ डिप्लॉयमेंट और सैनिकों को लगातार बढ़ाया जा रहा था जमावड़ा।
बिल्कुल, देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ये दोनों, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ दोनों जेडी वेंस के साथ आए हुए हैं। पूरी दुनिया को पता है कि ये नेगोशिएटर की भूमिका में थे। इन सब का मानना था कि ईरान के साथ बातचीत का नतीजा कोई सफल नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि ईरान नहीं मानेगा। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ये लगता था कि ईरान के साथ बातचीत करनी चाहिए, अमेरिका को युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस से कहा कि आप खुद ही एक बार कोशिश करके देख लीजिए, और वही हुआ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुद आए, इस डेलीगेशन का नेतृत्व किया उन्होंने खुद ईरानी संसद के स्पीकर से बात की, लेकिन नतीजा जो निकला ये। अच्छा मनीष, क्या कुछ ये पता चल पा रहा, हालांकि अभी क्योंकि बस इतनी खबरें आई हैं कि बेनतीजा हुई है, लेकिन क्या कोई आइडिया या फिर कुछ ऐसा पता चल पा रहा, अभी आप तो इजराइल में हैं, कि आखिर वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर बात बन नहीं पाई? देखिए, भले ही जेडी वेंस ने कहा कि हम उसकी डिटेल नहीं देंगे, लेकिन ये लगभग में सबको समझ में आ रहा है कि ईरान ने किसी भी तरह से अपने संवर्धित यूरेनियम को वापस देने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी थर्ड पार्टी को, चाहे वो IAEA हो या भी किसी भी तीसरे देश को ये देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बात पर आकर यहाँ जो ये बातचीत फेल हो गई है, जिसके बारे में वो उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये आप कह सकते हैं एक तरह का ओपन सीक्रेट ही है कि ईरान ने जो कहा है कि वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वही यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दिया जब ईरान ने अमेरिका की किसी भी तरह की इस मामले में दबाव को, धमकी को नहीं माना, और उन्होंने कह दिया कि हमारा परमाणु कार्यक्रम ईरान का अधिकार है और हम उसे जारी रखेंगे, चाहे कि जो भी इसका परिणाम हो। तो जेडी वेंस को लगा कि अब यहाँ से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम वापस जा रहे हैं और हमारे शर्तों को ईरान मान नहीं रहा। लेकिन उनकी शर्त ऐसी थी जो ईरान मान ही नहीं सकता था, क्योंकि ईरान को पता है, और इसी शर्त की वजह से युद्ध शुरू हुआ था, और एक बार फिर इसी शर्त की वजह से युद्ध शुरू होने की नौबत आ गई है। जो कुछ घंटे के भीतर जिस तरीके से बातचीत की कोशिश की गई, अमेरिका की तरफ से जो शर्तें रखी गई, वो शर्तें ईरान के लिए संभव ही नहीं है। अगर वो मान भी लेते डेलीगेशन, तो ईरान की जनता, ईरान का शासन मानता ही नहीं, और इसीलिए डेलीगेशन ने ये मानने से इनकार कर दिया और अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। क्योंकि सबको पता है कि ईरान से जो मांग की जा रही थी वो ईरान के लिए देना संभव नहीं था। और वो मांग क्या थी? वो मांग थी कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करे और संबंधित यूरेनियम अमेरिका को या फिर IAEA को या किसी तीसरे देश में सौंपे, और उसके अलावा ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम के प्रसार को भी बंद करे। तो जाहिर है कि ये वो मांगे थी जो ईरान के लिए आत्महत्या से बढ़कर था। 40 दिनों की जंग इसी बात से लेकर हुई थी। एक बार फिर ईरान ने ये बात कहने की, बताने की कोशिश की है कि इन सब मुद्दों पर वो किसी भी हालत में समझौता नहीं करेंगे, चाहे सामने में कोई भी क्यों न बैठा हो, चाहे सामने में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस क्यों न बैठे हो। बिल्कुल मनीष, नेगोशिएशन इन मुद्दों को लेकर नहीं होगा, ईरान की तरफ से स्पष्ट किया गया था। हालांकि अमेरिका भी क्लियर कर चुका था अमेरिका को क्या चाहिए। अब आगे इंतजार मनीष डोनाल्ड ट्रंप के बयान का भी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से अब सीजफायर को खत्म किया जाएगा या जारी रखा जाएगा, वो देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि वार्ता से पहले ही उन्होंने बयान दे दिया था कि चाहे कुछ भी हो, जीत तो अमेरिका की ही है। मनीष, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चित भी मेरी, पट भी मेरी वाली स्थिति है। जंग हुई तो भी जीत उनकी है, शांति हो जाए तो भी जीत उनकी है। ये उनके भले ही दावे हो सकते हैं, लेकिन अभी जिस वक्त ईरान ने ये मना कर दिया और यहाँ से जो ईरान पाकिस्तान से वापस जाएगा तो ईरान सर उठाकर जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे वो बड़े गर्व के साथ इस मीटिंग में आया था, ये कहते हुए कि हम ईरान के हित में ही कोई बात करेंगे, किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। और इसी बात को यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में डेलीगेशन ने जिस तरीके से कोशिश की, लेकिन ईरान दबाव में नहीं आया और अब अमेरिकी डेलीगेशन को हाथ खड़े करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है और अब इसका परिणाम क्या होगा ये किसी अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इसका परिणाम जो भी होगा वो अच्छा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर बातचीत फेल हो गई है तो विकल्प एक ही मात्र है और वो विकल्प युद्ध का है। तो क्या अब युद्ध करना ही पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात है कि ये बातचीत उस व्यक्ति ने हाथ खड़े कर दिए हैं जो कह रहा था कि जो अमेरिका से बातचीत की, ईरान से बातचीत की जा सकती है। तो बाकी लोग तो तैयार ही बैठे थे युद्ध के लिए।
अब ये है कि यहाँ से जेडी वेंस वापस जाएंगे, अमेरिका में वापस जाकर कहेंगे कि मैंने कोशिश की थी, ईरान ऐसा मुल्क है इसलिए हमें युद्ध करना पड़ेगा। तो अभी तक जो ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव पड़ रहा था कि आप युद्ध मत करें, आप युद्ध मत करें, अब उनके सामने अपनी जनता को बताने के लिए होगा कि हमने आखिरी कोशिश की थी लेकिन ईरान जिद्दी है, ईरान मान नहीं रहा, तो हम क्या करें, हमें युद्ध करना पड़ रहा है। और ये युद्ध ठीक है, और वो हमने देखा भी जब जेडी वांस से बोलते नजर आए मनीष कि हमसे जो बेस्ट हो सकता था वो ऑफर हमने ईरान के सामने रखा, लेकिन ईरान तो हमारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। और इस बीच हमारे साथ मुकेश कौशिक जी जुड़ गए हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है। मुकेश जी, लगातार इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे और इस बात की पूरी आशंका थी और इसी बात का डर था, जो हुआ बातचीत फेल हुई है, जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो वापस जा रहा है, अब आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले तो हमको देखना ही होगा कि ये ओपन एंडेड बातचीत शट नहीं हुई है, कोई ये कह के नहीं गया कि हम अगली बार फिर मिलेंगे या कहीं और मिलेंगे। इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बातचीत अगर कहीं ब्लॉकेड पर फेल हो, जिसमें आदमी ये कह के चला जाए कि हमारी बात हम कुछ आगे प्रगति नहीं कर पाए, तो ये ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि इसमें अब अमेरिका को ये सोचना होगा कि वो सीज फायर पर आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ईरान अपने सीज फायर कमिटमेंट पर राजी रहता है नहीं रहता, लेकिन इस वार्ता का असफल होना बिल्कुल लाजमी था। और उसका कारण ये कि ये वार्ता इस्लामाबाद में हो रही थी, उसलिए इस्लामाबाद में जहां शांति नहीं, जहां से शांति की पहल होती ही नहीं है, वहां से तो आतंकवाद पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होता है, वहां से पूरी दुनिया को अशांति एक्सपोर्ट होती है। आप उस जगह पर बैठकर अगर बातचीत करेंगे तो वहां पर सफलता की कोई उम्मीद आप कर ही नहीं सकते। अगर अमेरिका को, ईरान को अगर इस वार्ता में थोड़ा सा भी आगे बढ़ना है तो उनको आसिम मुनीर, ये शाहबाज, इन दोनों को बदलना होगा, इस्लामाबाद की वेन्यू को बदलना होगा, उससे पहले ये संभव नहीं है। बिल्कुल सर। और मुकेश जी, आपने सही कहा कि इसको लेकर अमेरिका यानी खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जो गंभीरता है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। उस पाकिस्तान को ही क्यों चुना जिस पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बातचीत शुरू नहीं हुई तो उसके पहले ही इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे थे और तनाव और बढ़ा रहे थे? प्रगति बिल्कुल मुकेश जी, ये भी जरा बताइएगा, आप इस पर अपनी बात रखिएगा, साथ ही ये भी बताइएगा क्योंकि ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है अभी और चरण में बातचीत हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर जेडी वेंस के जो बयान आए हैं उसको देखकर साफ लग रहा है कि अब बातचीत की कोई जगह बची ही नहीं है कि अमेरिका के पास इस युद्ध में कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। वहां पर 2/3 अमेरिकी आबादी इस बात के खिलाफ हो गई है कि इस युद्ध को जारी रखा जाए, क्योंकि उनको पिंच हो रहा है। जिस देश में युद्ध के लिए पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी न बची हो, जिस देश में लोग साथ न हो, उस युद्ध को जारी रखना बहुत नामुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान आप कितने भी सुनते रहेंगे, वो क्या कहते हैं इस पर आप मत जाइए। अमेरिका क्या करता है इसको हमको देखना होगा, और देखना यह भी होगा कि वो ईरान की किन बातों को मानने के लिए तैयार है। अगर आप ईरान के साथ बातचीत करने बैठे हैं तो आप उसकी उन शर्तों पर भी बातचीत करिए जिनकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ था। आप ईरान को स्क्वीज कर देना चाहते थे, आपके इरादे ईरान में रिजीम चेंज के थे, आपने उनकी पूरी रिजीम को खत्म कर दिया, 40 नेताओं को, वहां के सुप्रीम लीडर को आपने मार डाला। उसके बावजूद वो देश आपके सामने अगर खड़ा रहा है और आपके सामने आज ये नौबत है कि आप उसके सामने अक्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत करनी पड़ रही है, तो आपको ये सोचना होगा कि आपने ये युद्ध शुरू क्यों किया था और आप किस नोट पर इसको एंड करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका को खुद तय करना है। हताशा मुकेश जी नजर आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में भी कि युद्ध तो शुरू कर दिया लेकिन खत्म कैसे होगा कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था, और ये बातचीत जो थी उसमें एक उपाय था लेकिन वो भी बेनतीजा रही। अब देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है, एक बार परिचय करा दें। मुकेश कौशिक जी जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है, उनसे लगातार हमारी बातचीत हो रही है, और इसके बाद एक बार फिर से तेल अवीव से, इजराइल से हमारे संवाददाता मनीष झा जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं। और अश्विनी श्रीवास्तव, मैं अब आपका रुख कर रहा हूं, ये खबर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमेरिका के लिए, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना बड़ा सेटबैक, कितनी ज्यादा उनकी चिंता बढ़ाती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि भाई अमेरिका तो जीत गया और जो वो कहेंगे ईरान मान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कि अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है, क्योंकि ये जो युद्ध है एक दलदल है
और उसको लग रहा था कि अभी इससे निकला जाए, जबकि इजराइल इस लड़ाई को लंबा ले जाना चाहता है। मिडिल ईस्ट की कंट्री भी जो सऊदी, यूएई, वो भी चाहती थी लड़ाई लंबी चले और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को जितना खत्म किया जा सके कम। मगर हो क्या रहा है, सच्चाई है कि अब क्या बदला है कि आप 28 फरवरी से पहले और अब क्या बदला। अब क्या बदला कि जब ईरान जो कमजोर था, जो रिसीविंग एंड पे था, आज वो डोमिनेटिंग एक प्रकार से स्टेज पे आ गया है। आज वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले खुला हुआ था, आज वो बंद हो गया है। तो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं जो पलटा ईरान का भारी था और जो डिमांड ईरान कर रहा था, मुझे लगता नहीं कि वो अमेरिका उसको पूरी कर सकता है। जिस तरीके से वो जो 10 पॉइंट की जो डिमांडें थी उसके ऊपर वो बिल्कुल अड़ा हुआ था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको वो बंद रखेगा, वो उसके लिए सॉवरेन राइट होना चाहिए, उसको एक प्रकार पूरे के सारे उसके जो एसेट्स डी फ्रीज हो रखे उनको एक प्रकार से डी फ्रीज कर देना चाहिए जो फ्रीज हो रखे थे। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो जो हिजबुल्लाह को लेके बात बनी हुई है कि वो कहते हैं कि जो हिजबुल्लाह था वो भी इस डील का हिस्सा था, क्योंकि रीजन के अंदर लड़ाई बंद होनी चाहिए और लेबनान इस रीजन का इलाका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो बात ईरान कह रहा है बार बार, वो कहता है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसमें आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, हम सिविल न्यूक्लियर डील करते रहेंगे। और ये देखें कि कोरोना अमेरिका ने इसको बहुत सीरियसली लिया था। उन्होंने अपना जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस उसको भेजा है। इसका मतलब अमेरिका बहुत ज्यादा सीरियस था इस टॉक्स को लेते। एक और पॉइंट है जस्ट, और ये भी आप देखें कि आप उसके जेडी वेंस के साथ विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी थे, मगर सच्चाई ये है और ये पहली डायरेक्ट टॉक थी 1979 के बाद। तो अमेरिका वांटेड कि कोई ना कोई चीज निकले, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसी में उसकी जो अप्रूवल रेटिंग है घटती जा रही थी, लड़ाई के जो अगेंस्ट पूरी पब्लिक थी, और इलेक्शन है मिड टर्म जो बिल्कुल सर, बिल्कुल। और माफी के साथ आपको रोक रही हूं सर, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बयान आए थे उसके बाद उम्मीद लेकर अमेरिका पहुंचता है और फिर क्या नतीजा निकला ये देखने को मिला। मनीष कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष, आपके पास लौटेंगे, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हॉर्मुज के सवाल पर जेडी वेंस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, कुछ नहीं बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। हॉर्मुज का मुद्दा जिसको लेकर अमेरिका पर दबाव भी था, जंग में अब क्या होगा इस पर भी कुछ नहीं कहा गया है। अमेरिका के अगले कदम पर भी जेडी वेंस ने चुप्पी साधी हुई है। मनीष, आप अपनी बात रखिएगा। इसके अलावा अमेरिका की आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर अमेरिका की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। बिल्कुल, देखिए अब ये जानकारी सामने आ गई है कि आखिरकार किस मुद्दे को लेकर बातचीत टूटी है। तो उसमें दोनों मुद्दा शामिल है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसको लेकर जेडी वांस ने एक तरह से इशारा भी किया था कि ईरान किसी भी हालत में अपने संवर्धित यूरेनियम आईएईए या किसी भी तीसरे देश को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा कि हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने कहा कि अब हम हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे, ना हम अमेरिका को देंगे ना हम किसी तीसरे देश को देंगे, हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहना चाहिए। और इसीलिए ये दोनों मुद्दे प्रमुख मुद्दे रहे जहां पर की बातचीत फेल हो गई और जेडी वेंस को लगा कि यही दोनों सबसे अहम जो लेबनान का मुद्दा है, यही नहीं माना गया इसको लेकर कोई अपडेट है क्या? बात ही नहीं बन रही है। जो हिजबुल्लाह का मुद्दा है उसको लेकर कोई अपडेट है क्या? देखिए, हिजबुल्लाह को लेकर सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त खबर यही आ रही है कि हिजबुल्लाह और इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई है वो जमीन पर चल रही है। रात में भी दोनों तरफ से स्ट्राइक हुए थे, बल्कि अगर मैं कहूं तो जिस वक्त मध्य रात्रि था उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री ने देश के नाम एक तरह से संदेश देते हुए बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से इस बात को बताया था कि इस जंग में क्या हासिल हुआ है और इससे इजराइल को क्या हासिल हुआ है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ ही घंटे पहले ये कहा था कि इजराइल अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगा रहेगा। अभी तक हमें अमेरिका का साथ मिला है, 40 दिन का साथ मिला था, लेकिन इजराइल अपने लक्ष्यों को अधूरा नहीं छोड़ेगा, वो पूरा करने में लगा रहेगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कि इसका मतलब है कि कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ये पता चल गया था कि नतीजा क्या निकलने वाला है और इसीलिए उन्होंने ये बात गिनाई थी कि हमने अब तक क्या क्या हासिल किया है, हमें आगे और क्या हासिल करना है, और जब तक हासिल नहीं करना है तब तक इजराइल अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो जाहिर है कि इजराइल ने बोला भी था मनीष कि अगर अमेरिका
चाहता है कि कोई नतीजा निकले तो पहले इजराइल को अपने हमलों को रोकना होगा हिजबुल्लाह के खिलाफ। मुकेश जी, एक बात बताइए कि क्या ये जो वेन्यू चुना गया पाकिस्तान का इस्लामाबाद, क्या पाकिस्तान एक बड़ा कल्प्रिट है? देखिए वहां पर शांति की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इससे पहले की वार्ता होती वहां के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ इजराइल के खिलाफ ये हमला बोलना शुरू कर चुके थे। यानी शुरुआत ही हुई है तनाव के साथ, तो फिर कैसे शांति आएगी? दरअसल कल्प्रिट दोनों हैं, पाकिस्तान और इसराइल दोनों हैं। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो इसराइल को फुल्ली पेज पर रखा गया था, लेकिन जब युद्ध रोकने की बात आई तो इसराइल उसके खिलाफ था। और इसराइल जब खिलाफ था, इसका मतलब यह है कि अमेरिका का प्रशासन दो फाड़ हो चुका था। उसमें अंतर विरोध आ गए थे, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन में, खासतौर से रिपब्लिकन प्रशासन में बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़े प्रतिशत में यहूदी लीडरों का कब्जा है, और वो चाहते थे कि इसराइल की पूरी बात सुनी जाए, ईरान को तब तक मारा जाए, ईरान को तब तक तबाह किया जाए जब तक कि पूरे मिडिल ईस्ट में उसका जो रुतबा है उसको पूरी तरह से खत्म न कर दिया जाए। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो तो 10 दिन पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर चुके थे। ईरान की तरफ से ये बयान दिया गया था वार्ता से पहले कि अगर वार्ता बेनतीजा साबित होती है तो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो शांति दूत बनता फिर रहा था, और अब जब ये वार्ता बेनतीजा हो गई है तो इसका आगे परिणाम क्या होगा और पाकिस्तान की कैसे भूमिका देखी जा सकती? ठीक है, ये रोक रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास, क्योंकि अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन अब वापस लौट रहा है और फिलहाल तस्वीरों में आप ईरानी डेलीगेशन को देख पा रहे हैं, और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आज इस बात की उम्मीद थी कि कल 21 घंटे बातचीत हुई है, लेकिन हो सकता है कि आज कोई नतीजा निकले। लेकिन जेडी वांस ने जिस तरह से डिक्लेयर किया, और ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति को आप देख पा रहे हैं जो अपने प्लेन में सवार होते हुए, ये अमेरिकी प्लेन और इसी के साथ जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो वापस लौटता हुआ, और इन तस्वीरों के साथ ये तस्वीरें कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, डर पैदा करने वाली है कि क्या जिस विध्वंस के अब थमने के आसार लगाए जा रहे थे, कोई ठोस, कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट निकलेगा, नतीजा निकलेगा, क्या वो अब तमाम उम्मीदें धराशायी हो गई हैं? ये तस्वीरें क्या यही बता रही हैं? ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, बस कुछ ही देर पहले हमने आपको करीब 15-20 मिनट पहले दिखाया था जब जेडी वांस ने मीडिया को ब्रीफ किया था लाइव आकर और कहा था कि हम वापस जा रहे हैं, बातचीत बेनतीजा हुई है, बातचीत फेल हुई है। और जैसा मुकेश कौशिक जी की तरफ से भी कहा गया कि यहां पर कोई आगे के लिए उम्मीद भी नहीं छोड़ी गई कि आगे हम कोशिश करेंगे, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जेडी वांस की तरफ से नहीं कहा गया। तो क्या कुल मिलाकर अब वो होगा जिसको लेकर डर था और जो दुनिया नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले ही जो 40 दिन का युद्ध चला, 4 हफ्ते से ज्यादा तक जो युद्ध खिंचा है, उसके बाद दुनिया भर में चाहे वो आर्थिक तौर पर ऊर्जा को लेकर जो संकट पैदा होता हुआ नजर आया, जिस तरह से हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ब्लॉकेट नजर आया और अभी भी वो कायम है, तो क्या हालात और ज्यादा खराब होंगे? ये एक बड़ा सवाल है प्रगति। बिल्कुल, और जेडी वेंस की तरफ से कई मुद्दों पर बात नहीं रखी गई है। हॉर्मुज़ का मुद्दा अभी तक नहीं उठाया गया, जिसको लेकर अमेरिका पर दबाव भी था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं जेडी वेंस की ये तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी डेलीगेशन वापस लौट रहा है, जैसे कि जेडी वेंस की तरफ से कहा भी गया था कि 21 घंटे की ये बातचीत बेनतीजा साबित हुई है और ईरान की तरफ से एक मुद्दे पर सहमति नहीं रखी गई है। हालांकि अमेरिका की तरफ से बेस्ट ऑफर दिया गया, ऐसा जेडी वेंस की तरफ से कहा गया, लेकिन उसके बाद भी बातचीत नहीं हो पाई, सहमति नहीं बन पाई है। अब अमेरिकी डेलीगेशन वापस लौट रहा है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर बातचीत होनी थी। हालांकि वार्ता से पहले अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कह दिया गया था कि कुछ भी हो, चाहे बातचीत बेनतीजा हो या सफल रहे, जीत तो अमेरिका की ही होगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जेडी वेंस के नेतृत्व में यह बातचीत हो रही थी। एक जेडी वेंस ही थे जो शुरू से चाह रहे थे कि ईरान से बातचीत हो। कुशनर को लेकर बिल्कुल उल्टा कहा जा रहा था, और अब जेडी वेंस की तरफ से ही खुद ये कह दिया गया है कि 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। तो आगे क्या और चरण की बातचीत होने वाली है? क्या आगे और मुद्दों पर सहमति बन पाएगी? क्या और बैठकें होंगी? ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेरिकी डेलीगेशन की जो वापस लौट रहा है,
और अब आगे क्या कदम उठाया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? क्या सीजफायर जारी रखेंगे वो या सीजफायर तोड़ेंगे? ये बात भी देखने वाली होगी। हॉर्मुज मुद्दे को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी। हॉर्मुज ब्लॉक किया गया ईरान की तरफ से, उसे रोका जाए, उसे खोला जाए, ये लगातार कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हालांकि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कई बयान अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से सामने आए। उन्होंने कई बार अपने बयानों को बदला। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज से हमें लेना देना नहीं है, जिसको खुलवाना है वो खुलवाए। फिर उन्होंने कहा कि हम जल्द खुलवा देंगे और इस मुद्दे को लेकर बातचीत भी होनी थी, लेकिन कोई भी सहमति नहीं बन पाई और करुणा बातचीत बेनतीजा रही है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनके साथ साथ जो अमेरिकी डेलीगेशन है अमेरिका वापस लौटता हुआ। और आप जरा सोचिए कि इससे पहले जब 40 दिन पहले मस्कट और उसके बाद जेनेवा में 2 दौर की बातचीत हो रही थी और तब तो ये बयान आ रहे थे और ईरान भी बोल रहा था कि आगे हम कोई रास्ता, कोई सुलह, कोई रास्ता, कोई हल निकालेंगे। उस दौरान अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। अभी तो बयान में बहुत तल्खी नजर आई है, एक नाराजगी नजर आई है जेडी वांस की जब उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया। तो सवाल तो यही है कि अब इस तल्खी के बाद और जब आगे यह भी नहीं कहा गया है कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे या फिर आगे कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो फिर क्या इसके बाद अमेरिका और बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई करने जा रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े अश्विनी श्रीवास्तव, ये तस्वीरों को आप जरा समझिए और बताइए, डिकोड करिए ये तल्खी, ये बयान और वापस लौटना क्या बता रहा है? आगे क्या होता हुआ आप देख पा रहे श्रीवास्तव? देखो करुणा, इसमें 2-4 बातें हैं। इसमें ये तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं दोनों ने एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई थी कि कहीं ना अमेरिका के 15 पॉइंट थे जो कि पीस प्लान थी और इसी प्रकार से ईरान के 10 पॉइंट प्लान थे। अगर आप इन दोनों को देखें तो एक प्रकार से बहुत ही एक्सट्रीम थे दोनों तरफ, और कहीं ना कहीं अगर बातचीत का नतीजा निकला है ना था तो वो गिव एंड टेक करना था, मगर दोनों साइड जो थी गिव एंड टेक करने के लिए तैयार नहीं थी। और मुझे लगता है क्योंकि इस लड़ाई के बाद ईरान जो है वो बहुत असर्टिव हो गया है, एग्रेसिव हो गया है, वो डोमिनेटिंग करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि 40 दिन पहले जो आपने बिल्कुल ठीक बोला, जो बातचीत हो रही थी मस्कट में हुई, जिनेवा में, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं रिसीविंग एंड में था। तो आप ये देखें कि 2 चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जहां पर ईरान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं रहा। एक तो कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो कहता है कि उसको सवर्न राइट है, वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जो यूनिक क्लॉज है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ फॉर सी, जो बोलता है कि ये फ्री सी है, उसको किस तरीके से ईरान के हवाले किया जा सकता है। दूसरा जो था न्यूक्लियर, उसके ऊपर बात आई कि भाई वो जो भी आप न्यूक्लियर हैं वो सिविल पर्पज के लिए जो है उससे कम करना है, मगर ईरान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के ऊपर भी बातचीत आई है कि जबकि इस बात को बताया नहीं जा रहा, क्योंकि हिजबुल्लाह को कैसे छोड़ सकता है ईरान। आप सोचे हैं कि जो हिजबुल्लाह एक ऐसी प्रॉक्सी है जो कि जैसे लड़ाई स्टार्ट हुई 28 फरवरी को, 3 मार्च को वो इस लड़ाई में आ गया था ईरान की मदद में। अगर वो ईरान की मदद में आ गया तो कैसे ईरान उसको छोड़ सकता है?